नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। वो खुद को पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा हिमायती बताते हैं। सिस्टम से लेकर सरकार और सियासत तक को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाने की वकालत करते हैं। रामलीला मैदान में विधानसभा का सत्र बुलाकर जन लोकपाल बिल पास कराने का ऐलान करते हैं और इसी पारदर्शिता की जमीन पर आरटीआई के इस्तेमाल के लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल और उनके लोग इस बात पर हाय तौबा मचा रहे हैं कि जन लोकपाल के मुद्दे पर देश के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एलजी को दी गई सलाह लीक कैसे हो गई। हर चिट्ठी, हर फैसले को सरेआम करने के पक्षधर लोग चिट्ठी लीक होने से बौखलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने एलजी को कांग्रेस का एजेंट तक बता दिया। फिर क्या था, सियासी दुश्मनी भुलाकर सभी दलों ने केजरीवाल को एक लाइन से कोसना शुरू कर दिया। ललकारने का मौका केजरीवाल को भी मिला। दिल्ली के ऑटो वालों के सामने राष्ट्र के नाम संबोधन की मुद्रा में केंद्र सरकार तक अपनी तल्खी का संदेश पहुंचा दिया। खूब बोले केजरीवाल। पूछा कि देश को लूटने वालों को जेल भेजने के लिए अगर कोई कानून बनाना चाहता है तो इसके लिए केंद्र के आदेश की क्या जरूरत है। दिल्ली के उपराज्यपाल को भी एक चिट्ठी भेजी। एलजी से भी पूछा कि गृह मंत्रालय का जो आदेश दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ बांधता हो वो संवैधानिक कैसे हो सकता है। उधर कांग्रेस नेताओं ने एलजी से मिलकर बता दिया है कि किसी भी कीमत पर केजरीवाल का जन लोकपाल बिल पेश नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पारदर्शिता की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी को क्यों कहा कांग्रेस का एजेंट। क्या टकराव बढ़ाकर अपनी सरकार को गिराना चाहते हैं केजरीवाल, और क्या केजरीवाल का जन लोकपाल असंवैधानिक है। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए केजरीवाल ने कैसे तैयार कर दिया टकराव का रास्ता। दिल्ली में कोई आपसे पैसे मांगे उसको जेल भेजेंगे, जनता को लूटोगे तो दिल्ली से भगा देंगे, दुष्टाचार करने वालों को जेल भेजो तो कहते हैं संविधान को खतरा है। हमारी कौन कहता है कि दिल्ली के नए निजाम की ये तलखी बताती है कि जन लोकपाल की जमीन पर सियासी टकराव की प्रस्तावना को अंतिम अध्याय तक ले जाने की कसम खा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जनता की अदालत में खड़े हुए दिल्ली के ऑटो वालों को नैतिकता की शपथ दिलाई। बात जैसे ही जन लोकपाल की आई तो केंद्र की सरकार से पूछ दिया कि संविधान क्या है, धाराएं क्या हैं, अनुच्छेद क्या है, भ्रष्टाचारियों पर हंटर चलाना चाहते हैं, जेल भेजने के लिए कानून बनाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है। आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। केंद्र की कार्यशैली को अंग्रेजी हुकूमत के खांचे में फिटकर केजरीवाल की कोर टीम ने संघर्ष का नया मोर्चा खोल दिया। नए निजामों के क्रोध की ज्वाला तो उसी वक्त से भड़कने लगी थी जब सॉलिसिटर जनरल की राय सरेआम हुई। कहा गया कि जन लोकपाल बिल पास कराने से पहले केजरीवाल को उपराज्यपाल और केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो कानून संविधान के खिलाफ होगा। बस इसी के बाद केजरीवाल के कमांडरों ने उपराज्यपाल को कांग्रेस के एजेंट का सर्टिफिकेट दे दिया। कि सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पारदर्शिता की पराकाष्ठा को सियासत का मूल मंत्र बनाकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली केजरीवाल की पार्टी इसी बात से क्रोधित हो गई कि उपराज्यपाल ने सॉलिसिटर जनरल से सलाह क्यों ली। सलाह ली तो ली, ये बात मीडिया में कैसे आ गई। अब संविधान और शब्दों की परिधि में केजरीवाल को घेरने का मौका था तो सियासी दुश्मनी की दीवार टूट गई। सभी दलों के नेता कतारबद्ध होकर कैमरों के सामने आ गए। जिसके पास कुछ अनुभव नहीं है, जिसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे आलोचना तो करेगा, ऐसे आरोप तो लगाएगा। कांग्रेस 100 जूते भी खा रही है, कांग्रेस 100 प्याज भी खा रही है और उनको समर्थन भी दे रही है। सरकार सड़क पे नहीं चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि बहुत दिन तक उनकी सरकार चलने वाली नहीं है। इसके बाद तो खैर सीएम साहब भी मैदान में आ गए, दिल के गुबार को कागज पर उतारा और उपराज्यपाल के पते पर 3 पन्नों की चिट्ठी पोस्ट कर दी। लिख भेजा कि आपको नेक इंसान और हितैषी मानता था, लेकिन हालिया घटनाओं से बहुत पीड़ा हुई।
कुछ सवाल भी पूछे और संविधान की धाराएं भी बताईं। गृह मंत्रालय के उस आदेश को ही असंवैधानिक बता दिया जिसने दिल्ली सरकार के हाथ बांध दिए हैं। सड़क से सचिवालय तक संघर्ष का सिलसिला चल ही रहा था कि अपने 8 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी लेकर कांग्रेस विधायक एलजी से मिले। कहा किसी हाल में जन लोकपाल स्वीकार नहीं होगा। 40 घंटे बाद दिल का दर्द जुबां पर आया तो बोल गए लवली साहब, ये तो गनीमत है कि केजरीवाल को 28 सीटें मिली, ज्यादा होती तो शायद फांसी पर ही चढ़ा देते। आज वो संविधान से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। अभी तो 28 सीटें आई हैं, कहीं अगर ज्यादा सीटें आ जाती तो ये तो जो है हमें फांसी पे चढ़वा देते। केजरीवाल की सरकार अपने जन लोकपाल को सीधे विधानसभा में पेश करना चाहती है, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। लिहाजा बिल को कानून बनाने के लिए केंद्र, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के दरवाजे से होकर गुजरना होगा। संघर्ष इसी को लेकर है और सवाल भी यही है कि क्या टकराव की पुख्ता पृष्ठभूमि तैयार कर केजरीवाल खुद अपनी सरकार गिराने का रास्ता तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो टकराव का रास्ता तैयार हो चुका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। केजरीवाल की पार्टी के अहम सदस्य आशुतोष ने आज एलजी को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कांग्रेस का एजेंट कह दिया है। वो इसलिए क्योंकि एक संवाद, एक चिट्ठी जो एलजी और सॉलिसिटर जनरल के बीच का एक कम्युनिकेशन था वो लीक हुआ। यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्यों कहा गया एलजी को कांग्रेस का एजेंट, और साथ में यह भी कि लीक होना क्या इतना बड़ा सवाल बन गया, और साथ में यह भी कि क्या वाकई केजरीवाल का जन लोकपाल असंवैधानिक है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में पीडीटी आचार्य, संविधान विशेषज्ञ दिलीप पांडे कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आरती मेहरा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ता, और रागिनी नायक कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहला सवाल रागिनी, अभी जो स्टोरी हमने दिखाई उसमें विजय मल्होत्रा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि 100 जूते भी खा रही है, 100 प्याज भी खा रही है और फिर भी समर्थन दे रही है। अजीत जी, मैं समझती हूं कि आज तो ये बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार काबिज रहे सत्ता पे। ये दिखे कि किस तरीके से नीतिगत व्यवस्था बदलने के का जो मुखौटा है उसके पीछे की असली नियत क्या है, मंशा क्या है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को, श्री केजरीवाल जी को आज आत्ममंथन करना चाहिए। आपने बहुत ही पुख्ता सवालों के साथ आज शुरुआत की। आपने कहा कि क्या ये लीक का मसला इतना जरूरी है, जन लोकपाल से भी ज्यादा जरूरी है? क्या ये ऐसी गोपनीय बातचीत थी जो कि कभी पब्लिक डोमेन में आनी ही नहीं थी, या लेकिन सवाल वो नहीं है रागिनी, कशी भी हुई है रागिनी, और असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश भी की। चलिए उस पर हम जवाब लेंगे जब आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ होंगे रागिनी। लेकिन सवाल ये भी है कि आपकी हालत भी तो वही हो गई ना कि सहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। आप समर्थन भी दे रही हैं, एलजी से जाकर दुखड़ा भी रो रहे हैं। उसके पहले जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे पास। आज भी एलजी से मिलने गए। अब 13 से 16 के बीच विधानसभा का सत्र है। क्या होगा आपसे ये समझना चाहते हैं? ये तू महिमा है, कब तक चलेगा, क्या होगा? आपने बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आप इसे तू मैं कह रहे हैं, या आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्याख्या हो सकती है। अरविंदर सिंह लवली जी का आपने एक बयान सुनाया, कुछ दिनों पहले एक बयान और उन्होंने दिया था और ये स्पष्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी जनता के मतादेश के सम्मान के लिए बाहरी समर्थन आम आदमी पार्टी को देने के लिए राजी हुई। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जब जब हमें दिखेगा कि नकारात्मक राजनीति हो रही है, जनता से विमुख हो रही है राजनीति या जन कल्याण, चलिए वो सब सैद्धांतिक बातें रागिनी, सैद्धांतिक बातों का ये रिकॉर्ड पिछले 8 दिसंबर से लेकर अब तक कई बार बच चुका है। नहीं रागिनी, नहीं, एक रिकॉर्ड ये जो है ना, ये हम जनता के लिए जब तक होगा तब तक ये 100 बार सुन चुके हैं टेलीविजन डिबेट में 1 महीने में। रागिनी, मेरा सीधा सवाल है कि कब तक होगा, कब तक चलेगा? और आप ये मैं जानना चाहता हूं कि वो आखिरी दिन भी कभी आएगी या ऐसे चलती रहेगी? 13 और 16 के बीच कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब वो सदन बुलाने की कोशिश करे, वहां समर्थन वापसी की कोई गुंजाइश बनती है? अजीत जी, देखिए, ये तो कांग्रेस की लीडरशिप सही समय पे सही निर्णय लेगी, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आज अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन मंच पर खड़े होकर कहते हैं मेरी सरकार कल गिरती है आज गिर जाए, मैं नंबर गेम नहीं खेलता,
मैं ये नंबरों की तिकड़मबाजी नहीं करता। ये कसमसाहट उनकी किस लिए है? नहीं, प्रशासनिक विफलता को दबाकर या उसमें चलिए इसका जवाब लेंगे कुछ मिनट में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे होंगे, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन एक बार चलिए एक बार आरती मेरा एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ। मैं आता हूँ आपके पास दोबारा, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आरती मेरा, अब तो एक तरह से देखें केजरीवाल ने कई मोर्चे खोल दिए। लाइट घोटालों की जांच होगी, उसमें एमसीडी में जो बीजेपी के नेता थे, मेयर थे, वो भी फंसने वाले हैं। 84 के दंगों के लिए एसआईटी, और उसमें भी कहा गया दिल्ली पुलिस ना हो। अब ये जन लोकपाल भी आ गया और 13 से 16 के सत्र की बात की गई। तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? देखिए अजीत जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी पीछे ही अरुण जेटली जी ने नाम दिया कि आम आदमी पार्टी अर्बन मायोस्ट है। अर्बन मायोस जैसे काम करते हैं, वहां पे वो गोली बंदूक लेके काम करते हैं। ये सिस्टम को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज मतलब इस हद तक उतर आए कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि सेरेमोनियल पोजीशन होती है और जो बड़ी सम्मानीय ऑनरेरी है, उसको आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के एजेंट हैं और खुले मंचों से कहते हैं। कल को आप राष्ट्रपति को कहने में भी कोई दुरेज नहीं बरतेंगे। आपने गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छा लग रहा है कि वही भाषा जो कांग्रेस बोल रही है वही बीजेपी बोल रही है। और कुछ देर पहले, एक मिनट माफ करें, बीच में रोक रहा हूं आरती मेरा, हमने शिवसेना का भी बयान सुना, हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी बयान सुना। हर नेता एक लाइन से एक ही जुबान में बोल रहा है, सामने निशाने पर केजरीवाल है। जब केजरीवाल निशाने पर हो तो आप सब लोग एक कतार में हो जाते हैं। नहीं, केजरीवाल गलत है। अजीत जी, आज तक इतना गलत अजीत जी कब हुआ है? मतलब सिस्टम को इतना तोड़ दो। भारत एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ की डेमोक्रेसी इतनी धड़कती हुई है। ऐसे में ऐसा कब हुआ है कि इस तरह से सिस्टम का चीरफाड़ करके रख दो? इसमें तो इसकी मंशा और इसकी नियत ही साफ नहीं नजर आती। चलिए और मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्या मजबूरी है। एक तरफ ये कहते हैं कि ये तो फांसी दे देंगे, अगर पूरी 28 से ज्यादा सीटें लाते हैं तो ये फांसी दे देंगे। तो ऐसे में इनकी मजबूरी क्या है? और दूसरी बार हम बार बार तार टूटते हुए देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, ढांचे को। जो मन में आता है वो व्यक्ति वो। चलिए हम जरा उस ढांचे पर बात करते हैं। आरती मेरा जरा उस ढांचे को समझते हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ उनसे समझते हैं। सब बेईमान है। आरती मेरा आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं बहुत बेसब्री से। दिलीप पांडे हमारे साथ आने वाले। चलिए दिलीप पांडे आ गए। दिलीप जी 10 मिनट लेट आए। इस बीच तमाम इल्जामों का पिटारा आपकी तरफ था, निशाने पर आप मिसाइलें दागी गई कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। और माफ करें आप बहुत देर से आए, जनता भी, दर्शक भी जो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे दोनों लोग बोल रहे हैं, सुनने वाला है नहीं। दिलीप पांडे आपको आवाज आ रही है मेरी? कहा जा रहा है कि आप सिस्टम, हाँ जी आवाज आ रही है, बताएं। सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं। इन सब इल्जामों पर बात करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहला सवाल दिलीप पांडे ये है कि अगर ये चिट्ठी लीक हुई, अगर सॉलिसिटर जनरल और एलजी के बीच का कम्युनिकेशन लीक हुआ, तो इतना बड़ा इशू ये क्यों बन गया? जो पार्टी, आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की बात करती है, आरटीआई की बात करती है, जो पार्टी रामलीला मैदान में सत्र बुलाने की बात करती है, जो पार्टी अन्ना हजारे की निजी चिट्ठी को केजरीवाल लीक करते और अन्ना हजारे 3 दिन तक सदमे में होते हैं, जो पार्टी चाहती है हर चीज जनता की नजर में हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, वो पार्टी लीक को क्यों मुद्दा बना रही है? नहीं, इसमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है अजित भाई। इसमें मुद्दा लीक नहीं है, आपने सही कहा, आंशिक रूप से सहमत हूं। सिस्टम को ध्वस्त नहीं, सिस्टम को बदलने की कवायद है, ये ध्वस्त करने की कवायद नहीं है। और बदलने में वो सारे लोग जो अभी तक अपनी परंपरागत तरीके से काम करने से जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें लीक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है नहीं, बिल को अभी एलजी साहब के पास भेजा गया शाम के कहा कि चिट्ठी लीक हुई और उसी लीक होने की बिना पर उन्होंने एलजी को कांग्रेस का एजेंट बता दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि मैं बताता हूं आपको। आप कह रहे हैं कि मौत की सजा मुद्दा है। अब ये मौत की सजा जल्लाद ने दी है कि जज ने दी है, वो समझना पड़ेगा ना। लीक मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे के पीछे की जो नियत है वो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और वो अरविंद जी ने अपनी चिट्ठी में जो एलजी साहब को लिखी है उसमें स्पष्ट किया हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि आपने एक ऐसे बिल के ऊपर, एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, लीगली कॉम्प्लिकेटेड बिल के ऊपर सॉलिसिटर साहब से राय ले ली, जिसे आपको दिए हुए कुछ घंटे नहीं हुए थे, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 4-4, 5-5 विधि
से बातचीत करके पूरे कैबिनेट में डिस्कस करने में जिन्हें हफ्तों लगे, नहीं दिलीप पांडे, तुरंत उनसे राय मांगी और ये राय निजी होती तो बात समझ में आती थी। दिलीप पांडे वो चिट्ठी ली, दिलीप पांडे केजरीवाल की वो चिट्ठी क्यों करने की मेरे साथ है, उस चिट्ठी पर बात करेंगे, उस चिट्ठी के पहलुओं पर। लेकिन दिलीप पांडे मुद्दा है क्योंकि लीक की शुरुआत हुई, सुबह बयान आया कि ये लीक हुआ और उसको एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह दिया गया और उसके बाद उसी आधार पर कहा गया एलजी कांग्रेस के एजेंट है। मैं फिर यही पूछना चाहता हूं, आप मुद्दे पर बात जैसे अभी कर रहे हैं, यही मुद्दे पर बात सुबह आशुतोष करते। सुबह तो लीक को मुद्दा बनाया गया और लीक कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई चिट्ठी है सामने आ गई, अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं क्योंकि 4 पेज की चिट्ठी जो मनीष सिसोदिया ने कल लिखी एंटी करप्शन ब्यूरो की, वो चिट्ठी भी मेरे पास है। तो ये लीक आपके यहां से हुई, तो ये चिट्ठियां आती जाती है। सर आप तो पारदर्शिता के पक्षधर हैं। दिलीप पांडे आते जाते रहे, दो लोगों के व्यक्तिगत संवाद की जो बातचीत हुई है, तो बातचीत को कौन किस नियत के साथ पब्लिक कर रहा है वो सोचने की जरूरत है। अच्छा, तो दिलीप जी ये कौन तय करेगा? अन्ना हजारे की एक चिट्ठी, अन्ना हजारे की एक व्यक्तिगत चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने जो जारी की, उस पर अन्ना हजारे ने ऐतराज जताया था। इसमें क्या दो राय हैं? हाँ, नहीं हमने देखिए, आप देखिए कि उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन लीक हुआ, हमने कहा कि ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है कि पब्लिक में बात हो रही है और अब जबकि ये बात बाहर आ चुकी है तो हम भी इसका पब्लिक में जवाब देते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उस लेटर में लिख के कहा कि मैं इसको लीक नहीं कर रहा हूं बल्कि सार्वजनिक कर रहा हूं कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं, उनका एक पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्रिएट हुआ है, उसका एक रिपल क्रिएट हुआ है। उस रिपल के क्रिएट होने से दो विपक्षी पार्टियां मजे ले रही हैं। उनको लग रहा है कि वाह, सरकार को बहुत आसानी से हमने घेर लिया, लपेटे में ले लिया, जो गलत है। और इसकी वजह से जो संदेश जा रहा है, मजे नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं दो पार्टियां बहुत टेंशन में, दोनों पार्टियां कर रही है अपने संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त किया। एक मिनट रागिनी, एक मिनट आप दोनों राय दीजिए। दोनों पार्टियां मजे नहीं ले रही, दोनों पार्टियां हमारे साथ। रागिनी पहले आप, उसके बाद की सुर्खियों में रहना चाहते हैं लोकसभा तक। एक मिनट आरती मेरा, पहले आप अपनी बात पूरी करें। संवैधानिक ढांचों की समझ का एक्सक्लूसिव राइट ना तो भाजपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। उनको ये समझना चाहिए कि उनके सोच समझ के दायरे से बाहर भी लोग संविधान की समझ रखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता ना दिलीप पांडे कि संविधान की समझ सिर्फ वही लोग रखे जो आपके साथ है। भारतीय रखते हैं रागिनी, जैसे ना बिल्कुल हम ये क्या कह रहे हैं, हो जाए जिनके खिलाफ, अजीत जी जिनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास हो, जिनका कॉन्डक्ट ऑब्जेक्शनेबल हो, जो टेम्पर विद प्रूफ करे, वो तो आपके बिल्कुल साफ सुथरे देवदूत समान ईमानदार और दूसरे एजेंट हो जाते हैं। ना वो कहाँ साफ है? साफ तो आरती जी, येदियुरप्पा जी है, आपके बंगारू लक्ष्मण जी साफ सुथरे हैं, बाबूलाल बुखारिया साफ सुथरे हैं, एनआरएचएम घोटाले के कुशवाहा जी साफ सुथरे हैं, और उसके बाद अमित जेठवा के जो मर्डर है दिनों सोलंकी वो साफ सुथरे हैं। ये सारे लोग साफ सुथरे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग आपके दृष्टिकोण से, आपके हैंडलिंग से साफ सुथरे नहीं है। देश की जनता को मुद्दे पर आते हैं, आरती मेरा मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट मुद्दे पर आते हैं। रागिनी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ चलिए रागिनी आऊंगा आपके पास। दिलीप पांडे, एक मिनट सीधे पैसे एक बड़ी दिलचस्प बात कही। दिलीप ने कहा कि यहाँ पर दो विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेरना चाह रही है। मैं बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी को घेरने की अब कोई जरूरत नहीं है। जो प्रशासनिक विफलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हर 2 दिन में ये क्रिएट कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद सवालों के घेरे में आ गए। बहरहाल मुद्दे की बात यह है, आपने बात की पारदर्शिता की। अरविंद केजरीवाल तो खुद आरटीआई के एक्टिविस्ट रहे हैं। आज हिंदुस्तान टाइम्स की एक लीड स्टोरी है, दिलीप जी जवाब दें उसका। देवाशीष भट्टाचार्य 2 आरटीआई की एप्लीकेशन डालकर कई दिनों से परेशान घूम रहे हैं। 22 सही बात है। चलिए रागिनी, तकनीकी खराबी से रागिनी की आवाज नहीं आ रही है। दिलीप पांडे एक सवाल रागिनी ने पूछा, आपने खबर पढ़ी होगी जो हिंदुस्तान टाइम्स में है, वो केजरीवाल के बंगलों के बारे में और रामलीला मैदान में जिस ढंग से खर्चे किए गए उसके बारे में। आरटीआई ने उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। दिलीप पांडे संक्षिप्त जवाब, उसके बाद मुद्दे पर आएंगे। दिलीप पांडे मैं बताता हूँ, 15 साल की प्रशासनिक विफलता को ताक पे रखने के बाद 1 महीने के प्रशासन के आधार पे एक पार्टी की असफलता को नापने के पैमाने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास हो सकते हैं। वो अपने पास रखे, देश की जनता को उन पैमानों की आवश्यकता चलिए कोई बात नहीं। दिलीप पांडे आरटीआई की क्वेरी का जवाब देने का
अरविंद केजरीवाल बैठ के आरटीआई क्वेरी का जवाब नहीं लिखते हैं। और देवाशीष भट्टाचार्य है जिसने भी वो स्टोरी करी है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आरटीआई लागू करने की प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है और उस सारे एंड टू एंड प्रोसेस को फॉलो किए बिना आरोप लगाना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक बार आपने आरटीआई की क्वेरी दाखिल करने के बाद आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ती है, सेकेंड अपील करनी पड़ती है। 1 महीने के अंदर आपने तय कर लिया कि सरकार आरटीआई के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं, आरती मेहनत में पड़ी हुई 14,000 से ज्यादा एप्लीकेशन गुजरात गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई, आज तक मोदी जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। आप कितनी बार में सवाल पूछ चुकी हैं? आपकी अपनी सरकार के ऊपर, आपकी केंद्र सरकार के ऊपर सैकड़ों हजारों आरटीआई की एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो डिपार्टमेंट के आगे पीछे घूमती रहती है। ये आपकी राजनीति, ये आपकी राजनीति है। आप कहती है कि आप सिर्फ अपनी बात कीजिए, हम कहते हैं हम आपकी भी बात करेंगे, हम भाजपा की भी बात करेंगे, हम कांग्रेस की भी बात करेंगे और अपनी भी बात करेंगे। जो बोलते हैं एक मिनट चलिए आरती मेरा दिलीप पांडे एक मिनट जरा, मैं हमारे स्टूडियो में संविधान विशेषज्ञ है जरा पीडीटी आचार्य जरा इनसे भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले दिलीप पांडे आपकी मंशा पर सवाल है। लगता है कि आप जानबूझकर खुरपेच कर रहे हैं, जानबूझकर खुरपेच करके ऐसी टकराव की ऐसी नौबत ला रहे हैं कि सरकार आपकी गिर जाए और आप शहीदी जत्थे में अपना नाम लिखवाकर उसके बाद राष्ट्र के नाम रोज कि कैसे उसके आपकी सरकार को सबने गिरा दिया और कैसे देश का जनता का भला चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहते थे, इसीलिए आप जानबूझकर ऐसे खुरपेच कर रहे हैं। दिलीप पांडे अजीत भाई आपकी बात एकदम सही है कि हमारी मनसा पे सवाल है और ये सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग जो घबराते हैं कि इनकी मनसा में जो छिपा हुआ सच है वो ये है कि ये भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंक देंगे सर, ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है इसको पलट देंगे। इस वजह से ये लोग घबराए हुए हैं और हमारी मनसा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता। ऐसा आपको लगता है क्या? ये मेरे हिसाब से एक कल्पना की है कि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां कभी भी एक अच्छे लोकपाल बिल के लिए सहमत होंगी। आप केंद्र में देख लीजिए किस तरह का चलिए जरा उस लोकपाल की संवैधानिकता पे जरा बात करता हूँ। एक मिनट पीडीटी आचार्य साहब, अब इस लोकपाल को जो मुद्दा उठा हुआ, हालांकि उसको लोकायुक्त कहा जाना चाहिए, राज्यों में जो केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त, जिस ढंग से इन्होंने कैबिनेट से पास किया है एलजी की इजाजत के बिना, क्या कहता है संविधान? इसको लेकर संविधान विशेषज्ञों की भी अलग अलग राय है और बहुत सारे लोग मानते हैं असंवैधानिक है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल और केंद्र सरकार के तमाम लोग शामिल है। देखिए ऐसा है कि ये जो इश्यू हमारे सामने है वो ये है कि ये जो लोकपाल बिल इन्होंने जो बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो असेंबली में गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना लाया जा सकता है कि नहीं, ये तो यही सवाल है। अब इस सवाल का जो जवाब है तो आपको रूल्स में मिलेगा, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स है उसके अंदर इस जवाब को ढूंढना पड़ेगा। तो जवाब क्या है जरा संक्षिप्त? जवाब ये है कि जो रूल 55 है ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, उसके अंदर कुछ मामलों में ये लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो लाया जा रहा है उसके लिए प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा कुछ मामलों में। न वो मामले क्या है? एक तो ये है कि बिल के इम्प्लीमेंट होने पर या एक्ट के इम्प्लीमेंट होने पर बहुत सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट के तौर पर उनको देना पड़ेगा और जो इनके जो स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो ये बिल है ये वैलिड है या नहीं? नहीं, अब देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो बिल के साथ जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम अटैच करेंगे उसी से पता चलेगा कि कितना पैसा। तो अभी सॉलिसिटर जनरल ने क्यों माना कि ये संवैधानिक नहीं है? क्यों बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोल रहे हैं संवैधानिक नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता कि सॉलिसिटर जनरल ने किस बेसिस पर ये राय बता दी, लेकिन मैं अपने आप को इस रूल में कन्फाइन करना चाहता हूं। इस रूल के मुताबिक यही एक ग्राउंड ये है, एक मामला ये है। दूसरा ये है कि अगर ये बिल पास होने पर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिसर्व करना पड़े अंडर द रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उस मामले में भी ऐसे बिल को भी बिना परमिशन के नहीं लाया जा सकता।
चलिए, तो बिना परमिशन के ऐसे बिल को नहीं लाया जा सकता। एक ये पहलू है। अब सवाल ये उठता है कि एक मिनट दिलीप, आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल ये उठता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के मुताबिक अगर ऐसा बिल आप नहीं ला सकते थे बिना पहले दिखाए हुए एलजी को या प्रेसिडेंट को या केंद्र सरकार को, तो पहले उस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल को बदलने की जरूरत थी और उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि कैबिनेट में पास कर दिया और आप अड़े हुए हैं कि हम इसको पेश भी करेंगे और सत्र भी रामलीला मैदान या कहीं छत्रसाल स्टेडियम में बुलाएंगे। दिलीप पांडे। अजीत भाई, 1.5 से 2 मिनट का समय लूंगा, ये पूरा मसला मैं समझा। तो एक काम करते हैं, फिर ब्रेक के बाद लौटते हैं।